इधर ध्यान दो। देखो आपका ये चैप्टर चल रहा है कार्बन के यौगिक या उसके यौगिक। इस चैप्टर में आपको पिछले वीडियो में IUPAC नाम हर क्रियात्मक समूह या सजातीय श्रेणी से संबंधित IUPAC नाम बता दिए गए हैं। ठीक, अब हम कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के विषय में पढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म का मतलब हो गया कार्बनिक यौगिक कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं कर सकते हैं, इनके विषय में चर्चा करनी है। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं अधिकतर ये 4 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। पहला है नंबर 1 पे दहन अभिक्रिया, या इसे हम दहन कह सकते हैं। एक प्रकार का ये ऑक्सीकरण ही है। दहन अभिक्रिया एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीकरण, जिसे हम पूर्ण ऑक्सीकरण कह सकते हैं। दूसरा है ऑक्सीकरण। इस ऑक्सीकरण में आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तीसरा है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया या इसे हम संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। और चौथा है प्रतिस्थापन। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो सामान्यतः 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट आपका है दहन अभिक्रिया। अब दहन अभिक्रिया के अंतर्गत हम दहन किसे कहते हैं, आप लोग जानते हो। जब किसी भी वस्तु को जलाना है तो उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। विदाउट ऑक्सीजन कोई चीज जल नहीं सकती है। तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और इनके जलने के पश्चात कार्बनिक यौगिक जब ऑक्सीजन में जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। तो यहां हम जो है दहन अभिक्रिया के विषय में पढ़ते हैं। यहां ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन ऐड होगा यहां पर, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिक दहन या पूर्ण ऑक्सीकरण करके, दहन या पूर्ण ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन या पूर्ण ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम कार्बनिक यौगिक में CH4 ले लें, मेथेन पहला सदस्य है एल्केन श्रेणी का। अगर इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो बनना तो कंफर्म है कि CO2 और जल बनेगा। तो हम सीधे तौर पे लिख सकते हैं CO2 और H2O। अब इसके बाद इस समीकरण को हम संतुलित कर लेंगे। कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 1 3 है, यहाँ केवल 2 है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है। तो पहले यहाँ हाइड्रोजन पूरा कर लेते हैं। कितना हो गया, 4। अब ऑक्सीजन संतुलित नहीं है क्योंकि 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 यहाँ 4 हो गया, और यहाँ कितना, केवल 2 है। तो इसको कर देते हैं 2 ये आपका हो गया मीथेन का दहन। ये मीथेन है, मीथेन का एक अणु
ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है और जल के क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है। यह क्रिया आपकी हो गई दहन क्रिया। दिस नोट, तो ये दहन क्रिया हो गई। अब इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है, कौन सी क्रिया है वो? ऑक्सीकरण। दूसरी क्रिया है ऑक्सीकरण। तो आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि ये ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीजन तत्व किसी पदार्थ, यौगिक, अणु या आयन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने या फिर हाइड्रोजन त्याग करने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है? अणु या जो है यौगिक द्वारा ऑक्सीजन तत्व ग्रहण करने या हाइड्रोजन तत्व त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। और इस दौरान ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप यौगिक का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? आंशिक ऑक्सीकरण होता है। अगर हम एग्जांपल स्वरूप लें, किसी कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण कराएं, है मान लिया हमने एथिल एल्कोहल को हम क्या करेंगे? क्षारीय एथिल अल्कोहल को क्षारीय केमेनोफोर या अम्लीय K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट है। एथिल अल्कोहल को क्षारीय केमेनोफोर या अम्लीय K2Cr2 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक, इस दौरान इसका आंशिक ऑक्सीकरण होता है। जैसे C2H5OH, इसको हम 3 में लिखेंगे, CH3CH2OH प्लस। देखिए, जब हम केमेनोफोर या क्षारीय K2Cr2 का यूज करेंगे तो इससे एक नवजात ऑक्सीजन मिलेगी। क्या मिलेगी? नवजात ऑक्सीजन। और उस नवजात ऑक्सीजन द्वारा हम कराएंगे ऑक्सीकरण। इसका क्षारीय केमेनोफोर क्या बन जाएगा? ये CH3COOH, यहां पर 2 ऑक्सीजन लेंगे, CH3COOH, एक O यहां से आएगा, एक यहां पर है, और यहां से H2 और ऑक्सीजन निकल जाएगा बाहर। इस प्रकार से हमने देखा कि एथेनॉल का ऑक्सीकरण क्षारीय केमेनोफोर की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त हो रहा है? एसिटिक अम्ल। क्या प्राप्त हो रहा है? एसिटिक अम्ल। तो ये क्रिया कौन सी हो गई? ऑक्सीकरण। ये आपकी कौन सी क्रिया हो गई? ऑक्सीकरण। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में ये दूसरी क्रिया हुई आपकी ऑक्सीकरण। अब आता है आपका तीसरा नंबर, कौन सा है?
संकलन या योगात्मक अक्रिया। योगात्मक का मतलब होता है जुड़ जाना, जितने भी अभिकारी पदार्थ हों जुड़ करके कोई एक उत्पाद बनाए हैं, तो इसी को कहते हैं संकलन या योगात्मक। तीसरी अभिक्रिया है एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संकलन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा क्या होगी, जब दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ परस्पर जुड़कर केवल एक उत्पाद बनावे हैं। जब दो या दो से अधिक, कुछ भी हो सकता है, अधिक अभिकारी पदार्थ परस्पर जुड़कर केवल एक उत्पाद बनावें। एक उत्पाद, जब दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ परस्पर जुड़कर केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं ठीक। अगर हम इसको कार्बनिक यौगिक के तथ्य में लें, इसके सापेक्ष लें, तो एग्जाम्पल स्वरूप आपका क्या हो जाएगा, अगर हमें देखो योगात्मक के लिए हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं। कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अगर उसमें हम हाइड्रोजन का योग करा दें, पूर्ण रूप से योग करा दें, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो एग्जाम्पल स्वरूप दे सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण कैसी अभिक्रिया है, संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है, संकलन अभिक्रिया। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण संकलन या योगात्मक अभिक्रिया है। एग्जाम्पल रूप में आपको देंगे, हमने लिया आपका एथिलीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कारण ये है, हमने बताया था कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तब उसे क्या कहेंगे हम, असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अगर सभी बॉन्ड सिंगल हो तो उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, इसमें हम योग कराएंगे और किसकी उपस्थिति में, निकिल या प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। यहाँ एक पॉइंट हम नोट कर सकते हैं कि निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ परस्पर जुड़कर केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज किया जा सकता है, निकिल का या फिर प्लेटिनम का या फिर पैलेडियम का। तो क्या बनता है, यहां पर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका था एथिलीन और ये आपका बन गया एथेन। क्या बन गया, एथेन। ये एथिलीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जब इसमें हाइड्रोजन का योग हुआ तो क्या बन गया, अर्थात इसका एक बॉन्ड दो हाइड्रोजन जुड़ करके इस कार्बन की संयोजकता को पूरी कर देते हैं और यहां से एक बॉन्ड हट जाता है और बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया। अच्छा, इसी में अगर एग्जांपल दे सकते हैं हम, हाइड्रोकार्बन की बात करें
तो हम वसीय अम्ल में जाए, ये भी हाइड्रोकार्बन होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा तेल और वसा, तेल और वसा। तेल होते हैं आसंत्रित वसीय, जबकि वसाएं क्या होती हैं? आसंत्रित। ठीक, वनस्पत तेलों से वनस्पत घी का निर्माण, वनस्पत तेलों से वनस्पत घी का निर्माण, वनस्पति तेल से इसका निर्माण, वनस्पत घी का निर्माण। ये भी इसी का एग्जाम्पल है योगात्मक अभिक्रिया का। ठीक, यहां भी ये निखिल प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होती है। वनस्पत तेल में हाइड्रोजन का योग कराया जाता है, किसका? हाइड्रोजन का, 3H2, तो बन जाता है वनस्पत घी। अगर इसका हम लें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका सूत्र होता है C17H33 COOH, और 3 अणु लेंगे इसका और इसमें 3H2 का योग कराएंगे, बन जाएगा आपका क्या? C17H35 COOH। ये हो गया वनस्पत तेल से वनस्पत घी। इसे हम स्टेरिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरिक एसिड। शायद ये पामिटेर है और ये स्टेरिक एसिड। ठीक, तो वनस्पत तेल से वनस्पत घी का निर्माण, नोट करो उसको। ये आपकी योगात्मक अभिक्रिया हो गई। अब इसके बाद आपका चौथा नंबर क्या है? अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान दो, इस योगात्मक अभिक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो रहा है। किसका योग हो रहा है? हाइड्रोजन का। अच्छा, योगात्मक अभिक्रियाएं और भी हो सकती हैं, जहां दो कार्बनिक यौगिक आपस में जुड़ जाएं, एक बड़ा यौगिक बन जाए। ठीक, कहीं कहीं पर योगात्मक अभिक्रिया में जल के अणु निकलते हैं, कहीं कहीं हाइड्रोजन के अणु बाहर निकलते हैं, बनता कोई मेन यौगिक है, वहां भी योगात्मक अभिक्रियाएं भी होती हैं। ठीक, तो यहाँ कार्बनिक यौगिक से ये हाइड्रोजनीकरण है। इसके अलावा और भी हैं जो आप ऊपर क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, चौथा नंबर देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि किसी यौगिक में उपस्थित कोई एक अणु किसी दूसरे यौगिक के अणु द्वारा क्या हो जाए? बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, है ना? उसे किसी यौगिक में उपस्थित किसी अणु को कोई दूसरा अणु क्या कर दे? परिवर्तित कर दे, स्थापित कर दे, तो उसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चौथा नंबर आपका है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो किसी यौगिक में या अणु में या परमाणु समूह में कोई एक परमाणु अन्य किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या हो जाए? प्रतिस्थापित हो जाए, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो लिखिए, जब यौगिक अणु या आयन से, जब यौगिक अणु या आयन से कोई एक परमाणु अन्य किसी परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर हम कार्बनिक यौगिक के पक्ष में कोई एग्जाम्पल लें तो उसमें ध्यान दीजिए, जैसे मीथेन का क्लोरीनीकरण, मीथेन का क्लोरीनीकरण मीथेन का क्लोरीनीकरण
सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम मीथेन की अपक्रिया क्लोरीन से कराएं तो मीथेन में उपस्थित जो 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। देखिए जैसे CH4 लिखा गया, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। क्या है ये? इसको हम CH4 भी कह सकते हैं ना, 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। इसकी अपक्रिया होगी Cl2 से, किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H-, ठीक। तो अब यहां से एक Cl इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, एक Cl, और दूसरा Cl इस स्थान पे आ जाएगा, ठीक। H के स्थान पे क्या आ जाएगा? Cl, और H दूसरे Cl के साथ जुड़ करके क्या बनाएगा? HCl। यहां पर हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और दूसरा जो है HCl बना लिया। तो ये हो गया क्या? क्लोरीनीकरण बोल सकते हैं इसको, मीथेन का क्लोरीनीकरण। अच्छा, आगे यही प्रक्रिया और भी चल सकती है। इसमें एक बार हुआ प्रतिस्थापन, फिर दोबारा हो सकता है। CH3Cl बनाना है, इसको लिख सकते हैं CH3Cl। क्या लिख सकते हैं? CH3Cl। फिर इसका हम Cl2 से कराएंगे। H की उपस्थिति में फिर यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, बचेगा CH2। क्या बचेगा? CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन और प्लस HCl। भाई एक क्लोरीन था यहां पर, एक क्लोरीन और जुड़ गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, एक क्लोरीन जुड़ गया, तो जहां पर 3 था वहां 2 हो गया, और जहां केवल Cl था वो Cl2 हो गया। आगे फिर यही क्रिया होगी, CH2Cl2 फिर Cl2 से क्रिया H की उपस्थिति में क्या बनेगा? CH, यहां पर हो जाएगा CHCl3, एक हाइड्रोजन और निकल गया, CH3Cl, CHCl3 प्लस HCl। इसका नाम हो गया डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन। फिर एक क्रिया और होगी, CHCl3 प्लस Cl2। फिर क्या होगा? यहां ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, बन जाएगा क्या? CCl4 प्लस HCl। इसको कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। तो यह है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल, ठीक।